मुस्कुराहटें बरकरार रहें और भारत की नारी, भारत की बच्चियों की बल्कि भारत के सभी बच्चों की और सबकी मुस्कुराहटें बरकरार रहें। मैं आऊँगा डॉक्टर अनिल जी आपके पास। आपने उत्कर्ष जी की बात भी सुनी, यंग फेस नेहा की बात भी सुनी, अमिताभ जी की बात सुनी। थैंक यू नेहा फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स कि हम पुराने ज़माने के दूरदर्शन स्टाइल के एंकर हैं। लेकिन क्या करूँ मैं अपने जो सीखा है मैंने वही मैं परोस रहा हूँ आगे। संस्कार ही सीखे हैं तो संस्कार ही परोसूँगा। क्या करूँ बदतमीज़ या बेहुदा नहीं हो सकता, मैं कुछ भी हो जाए। मैं मेरे संस्कार इजाज़त नहीं देते कि मैं बेहुदा बन जाऊँ या बदतमीज़ बन जाऊँ। अनिल जी, इस समाज में अब चरित्रहीनता ही रह गई है। अब वो चरित्रवान जो लोग होते थे वो मिलते नहीं कहीं पे। संस्कार विहीनता भी है, एक मानसिकता भी जिसके अंदर एक सड़ांध है। क्या कहूँ इसको मैं? और जो रूलिंग पार्टी हैं एक नहीं कई तो अपोज़िशन वाली भी हैं कई अलग राज्यों में। वो दिन-प्रतिदिन हिंसक होती जा रही हैं, वॉयलेंट होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं, जैसे मैं क्या शब्द क्या इस्तेमाल करूँ? कभी-कभी मैं रुक जाता हूँ, मैं उन शब्दों को टटोलता हूँ कि ऐसे क्या शब्द जिसे मैं शालीनता से मैं कह पाऊँ कि वो पार्टीज़ दल नहीं लगते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कोई गिरोह हो गए हैं यहाँ पर जो भारत के अंदर रूल कर रहे हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को चैनलाइज़ कर रहे हैं। मैं प्रश्न नहीं करूँगा, आपने बातें सुनी हैं, जो हालात हैं आपके सामने हैं देश के। आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन जो आप सोचते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, दिनेश जी, बहुत गहन बातें आपके चैनल पे अक्सर सुनने को मिलती ही हैं और आज तो आपने विषय एक बहुत ही विस्तृत विषय को छेड़ा है। और मुझे एक बहुत पुरानी फ़िल्म का एक गाना याद आ गया। 1956 में एक फ़िल्म आई थी, जो मेरा बर्थ ईयर भी है बाय द वे, सर मेरा जागते भी है। रहो। सर मेरा भी जागते 56 ही है। रहो। जी, जी, जी। जी, तो वो राज कपूर साहब की फ़िल्म थी जागते रहो, कि एक गाँव का आदमी आता है शहर में, शरीफ आदमी, पानी पीने के चक्कर में उसको चोर बता कर के वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें वो गाना था जो आपने शुरू में बात कही कि सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे झूठा मौज उड़ावे, लोकी कहंदे रब दी माया मैं कहंदा अन्याय ते कि मैं झूठ बोलिया। जी। तो ये आज वो उसी तरह का ज़माना जो जो गीत में कहा अमिताभ गया जी, था वो। आपके लिए ये इंडिकेशन है। जल्दी से जागते रहो के ऊपर एक पूरा एपिसोड बना लीजिएगा आप। जी, 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 जी। तो वो चीज़ें हो रही हैं। और एक और शेर याद आ गया मुझको, अ, जो किसी ने कभी कहा था जब बहुत मुश्किल दौर से हमारा देश गुजर रहा था, कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न सुधरोगे तो मिट जाओगे अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो जिस मुश्किल दौर में, और जो ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है इस तरह से माहौल, और ये हमारे देश के लिए इसलिए भी खतरनाक है कि पिछले 4000 साल में ये देश एक देश नहीं रहा। ये अगर आप 4000 साल का इतिहास देखेंगे तो कभी ये 600 रियासतों में बटा था, कभी 1000 रियासतों में बटा था, आपस में लड़ते रहते थे। तो एक आजादी के बाद एक अच्छा देश बना, एक अच्छा संविधान मिला है। जहां तक ग्लोरियस पास्ट की बात आई कि हमारा अतीत बहुत महान था, तो मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था चली है, उससे जालिम व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली। जो जातिवाद जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो हमने अपने दलित भाइयों के साथ जिस तरह का हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवहार किया। एक मान लीजिए भारतीय है, उसका जुर्म यह है कि उसने एक दलित परिवार में जन्म ले लिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपने सर पे मैला उठाना पड़ेगा, मरे हुए जानवरों का उसको चमड़ा उतारना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हम मेरिट की बात करते हैं, मेरिट कहाँ गई थी? कितना भी मेरिटोरियस क्यों ना हो, अगर उसने दलित परिवार में पैदा हो गया तो सर पे वो मैला ढोएगा, ये मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारेगा, मरे जानवर का मांस खाएगा। इस तरह के और हिंसक, ये कोई इस तरह की व्यवस्था को जो काबू रखा गया था, वो ऐसे ही नहीं रखा गया था प्यार से, हिंसक तरीकों से उसको काबू में रखा गया था उस व्यवस्था को। तो हमारे समाज में जो हिंसक प्रवृत्ति है, वो हम, ठीक है बुद्ध का देश है और भाई महावीर जी का देश है, बाबा नानक का, कबीर का देश है, लेकिन जिस तरह की जातिवाद चली है ऐसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं चली। आज भी अगर आप
आपने एक जिक्र किया कि मैट्रिमोनियल कॉलम्स में लिखा हुआ आता है कि हमें गौर वर्ण की बहू चाहिए। आप एक चीज और देखिए, चाहे बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, मेट्रोपॉलिटन, जहां कहते हैं जाति तो हम भूल चुके हैं, सारे मैट्रिमोनियल कॉलम्स में जाति के हिसाब से आती है डिमांड बिल्कुल कि आती इस है, जाति बिल्कुल का आती हूं मैं और इसी जाति की मेरे को पत्नी भी चाहिए। कभी भी नहीं आती कि मुझे समान एजुकेशन वाली चाहिए या और जो चीजें हैं। तो ये हमारा देश है, इसको हमारे बहुत महापुरुषों ने बड़ी मुश्किल से संवारा है और एक किया है, और एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा संविधान। नहीं तो तलवार के दम पे जिसमें ताकत होती थी वो बादशाह था, वही राज करता था। आज आपका और मेरा भी राय ली जाती है, मैं हम भी वोट डालते कि कौन भाई प्रधानमंत्री बनेगा, क्या करेगा। वो अलग बात है कि लोगों को बरगला दिया जाए, लेकिन एक ये एक है ना, एक ऐसी व्यवस्था। नहीं तो कौन किसको पूछता था इस देश में, जिसके पास ताकत है वो रगड़ देगा सबको। तो हमें और आपको जो चंद रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करने वाले लोग हैं, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस देश को अच्छी दिशा में जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। जैसे गीता में लिखा है, कर्तव्य कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, जो पूंजीवाद की बात आ रही है कि पूंजीवाद की शायद उत्कर्ष जी ने भी कहा कि बहुत खराब व्यवस्था होती है, उसके अपने कुपरिणाम निकलते ही हैं। लेकिन हमारे देश में तो वो वाला पूंजीवाद भी नहीं जो अमेरिका में है या दूसरे देशों में पूंजीवाद होता है। यहाँ अगर तो पूंजीवाद भी यारबाद, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, कि चंद अपने मुट्ठी भर जो दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाने वाला कैपिटलिज्म है, वो वाला पूंजीवाद है। मोनोपोलिज्म, जिसका अक्सर जिक्र एक हमारे जो नौजवान टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, वो भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मोनोपोलिज्म हो रही है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना लोग हो सकता है कुछ ट्रोल करना शुरू कर दे। तो उस तरह का पूंजीवाद है जिसमें अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। 1% लोगों के हाथ में 57% से इस देश की दौलत आ चुकी है। और मैं दूसरी चीज जिसकी तरफ अक्सर पत्रकारों का भी ध्यान कम जाता है, कि क्षेत्रीय असंतुलन बहुत बिगड़ चुका है हमारे देश का। जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है, और उसको अगर आप बिहार से और झारखंड से कंपेयर करते हैं तो वो एवरेज 1 और 5 और 1 और 10 का फर्क आता है उसमें। क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज्यादा हो चुका है, और ये कोई अपने आप में नहीं हुआ। आप ये देखिए कि जो लोग 10-10 हजार करोड़ रुपए का लोन लेके भाग रहे हैं, उनके किन प्रदेशों से आते हैं और मतलब समाज के किस वर्ग से आते हैं। आपने कभी सुना कि कोई झारखंड का कोई व्यापारी 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, या बेचारा कोई बिहार का या यूपी का कोई 10,000 करोड़ लेकर के भाग गया? नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको बैंकों से इतना लोन मिलता ही नहीं यहाँ के व्यापारियों को। क्षेत्रीय असंतुलन अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसकी तरफ बहुत कम ध्यान जा रहा है हमारे देश में लोगों का, वो भी इस देश में चल रहा है। तो बहुत सारी बीमारियां एक साथ इस देश में लगी हुई हैं। और जिसको आपने जो शुरू में कहा कि चरित्र, हम तो स्कूल में जब पढ़ते थे वो कहते हैं कि अगर वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। और मेरे पिताश्री, आपको तो मालूम है कि आजाद हिंद फौज में थे, तो इंडियन आर्मी में जो प्रिजनर बने सिंगापुर में और उन्होंने आईएनए ज्वाइन की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तमाम जो 60,000 लोग जिन्होंने आईएनए ज्वाइन की, उनको एक बात कही कि तुम्हें बंदूक चलाना, तोप चलाना, लड़ाई लड़ना, जंग लड़ना, स्ट्रेटजी बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग दूंगा जो तुम्हें ब्रिटिशर्स ने नहीं दी। और उनको मोरल ट्रेनिंग कह लीजिए, जो नैतिकता और चरित्र निर्माण की ट्रेनिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगातार 3 महीने उनको दी। और वहां पे क्या था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो रेजिमेंटें बना रखी थी, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, भगत सिंह रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, वो उन्होंने बनाई। और ये कहा, अच्छा, सब कोई कहता था राम राम जी, कोई कहता सलाम वालेकुम जी, कोई कहता था सत श्री अकाल जी। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं भी अपना धर्म को मानता हूँ, लेकिन जब हम आपस में मिलेंगे तो हम सब जय हिंद कहेंगे। तो इस तरह के लोगों की जरूरत है जो देश को एक करने के लिए, एक अच्छे विचारों के साथ देश को एक करने की कोशिश करें।
क्योंकि आजकल तो जितने भी हमारे जो डिफरेंसेस है उनको और दरारों को और चौड़ा करने और गहरा करने का काम चल रहा है, और कुल मिलाकर के ये देश के लिए घातक है। जी। तो मैं तो एक चीज और कहूंगा आखिर में, हमारे एक दोस्त ने अभी शेर सुनाया था, और एक राहुल जी तो पद यात्रा कर ही रहे हैं कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि गंगा यहीं से निकलेगी। जी क्या बात! जी दिनेश जी। बहुत 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 खूब।